गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। यू नो वेरी वेल कि हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को है और आज जो है वो आज के हिसाब से देखिए तो बहुत कम दिन बचे हैं। हम हमारे चैनल पर ईवीएस की 15 डेज सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। आज का ये डे 3 है। इस दौरान मैं आप लोगों के साथ में जो ओवरऑल थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की जो भी एनसीईआरटी में से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको जो है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी एक बार चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला हम लोग देखेंगे फसल के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग कृषि, फसलें और पौधों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है एंड एग्जाम में जो मैक्सिमम पूछी जाती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन सब कुछ चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसी पे फोकस करेंगे। पहला आता है फसल। फसल क्या होती है? एक ही किस्म के पौधे होते हैं जो किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर हम उगाते हैं। यानी कि जैसे हम देखते हैं ना, गेहूं है तो वो एक ही किस्म के पौधे हैं। गेहूं तो वो किसी बड़े पैमाने पर ही तो हम उगाते हैं, उसको ही तो हम फसल बोलते हैं। जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया। उसके बाद में हमको पता है कि ये 3 प्रकार की होती है फसलें। खरीफ की, रबी की और जायद की। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे खरीफ की फसल जो जून जुलाई में उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में जो है वो वापस उतारी जाती है। खरीफ की फसल जो होती है उसको मानसून या फिर वर्षा काल की फसल भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्षा काल में ही उगाई जाती है। जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, मूंग, तिल, जूट, अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सभी। उसके बाद में सेकंड नंबर पर हम लोग देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है और मार्च अप्रैल में इसको उतार दिया जाता है। ये सर्दियों में उगती है इसीलिए इसको शीतकाल की फसल बोलते हैं। जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर और सरसों। इसके जो एग्जाम्पल है उसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला हम लोग देखेंगे जायद की फसल। जायद की फसल जो होती है उसको मार्च अप्रैल में उगाया जाता है और मई जून में इसको निकाल दिया जाता है, यानी इसकी कटाई कर दी जाती है। और ये गर्मियों में उगाई जाती है इसीलिए इसको गर्मी की फसल भी बोलते हैं। गर्मियों में हमको पता है ना, हम लोग खीरा खाते हैं, खरबूज खाते हैं, तरबूज खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, भिंडी आती है, टमाटर बहुत अच्छे आते हैं, मिर्ची, कद्दू, यानी कि जितनी भी सब्जियां और जितने भी फल होते हैं, जो स्पेशल फल जैसे कि आम हो गया तो वो एक तरीके की जायद की फसल ही है। राइट। उसके अलावा जितनी भी सब्जियां और जितने भी फल होते हैं वो सब जायद की फसल ही होते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं पादपों पादप, जिनके कौन कौन से भाग खाने लायक होते हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं कि पादप जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके फ्रूट नहीं खाए जाते हैं, बल्कि कुछ पादपों की जड़ें खाई जाती है, कुछ पादपों के बीज खाए जाते हैं, कुछ पादपों की पत्तियां खाई जाती है, कुछ पादपों के फूल खाए जाते हैं और कुछ का तना खाया जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है इनको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि ऐसा कौन सा पादप है जिसकी जड़ें खाई जाती है, यानी कि या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि प्याज प्याज का खाने लायक भाग कौन सा होता है। फिर ऑप्शन दे देंगे जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। तो आपको पता होना चाहिए कि प्याज जो होती है वो तना होता है, आलू होता है वो भी तना होता है, वो फ्रूट नहीं होता है, फल नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो पादपों के कौन कौन से भाग है जो खाने योग्य है, तो सबसे पहले देखेंगे जड़। यानी शकरकंद की हम जड़ खाते हैं, चुकंदर, गाजर और मूली, ये सब की हम लोग जड़ें ही खाते हैं, यानी ये सब जड़ें होती है। बीज में सरसों हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब के सब जो होते हैं वो बीज होते हैं। पत्तियों में जो पत्ती जैसे दिखते हैं, जैसे धनिया हो गया, अरबी के पत्ते हो गए जिसके पकौड़े बनाए जाते हैं, धनिया जो सर्दियों में मिलता है मैक्सिमम, पालक हो गया और गोभी जिसमें स्पेशली पत्ता गोभी। तो पत्ती जैसा दिखता है ना, तो जो भी पत्ती जैसे दिखने वाले होते हैं उनके पत्ती खाई जाती है। इसके अलावा आप लोग चंदनिया देख सकते हैं, पालक हो गया, पालक का तो हालांकि एग्जाम्पल दे ही दिया है। तो इस तरीके की सब्जियां। फूल में आपका केला हो गया, केले का फूल होता है, कचनार हो गया और सरसों हो गया। सरसों जो होता है उसके बीज भी खाए जाते हैं, जो आप लोगों को 8th क्लास की एनसीईआरटी में, 6th 7th 8th तीनों की एनसीईआरटी में आप लोगों को देखने को मिलता है कि सरसों जो होते हैं उसके बीज भी खाए जाते हैं, सरसों के फूल भी खाए जाते हैं, सरसों के फूल खाए जाते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग सीताफल ले लेते हैं तो सीताफल के भी फूल भी खाए जाते हैं और उसका फ्रूट भी खाया जाता है। राइट। तो फिर यहाँ पर आप लोग जो है वो सीताफल भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में एग्जाम्पल जो आप लोगों को जो है वो एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग सीताफल लगा सकते हैं। उसके अलावा अदरक, आलू और प्याज, ये जो होते हैं वो तने इसके खाने लायक भाग होता है। ये जो चीज़ है ना, ये वाली पादपों के खाने योग्य भाग वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आप लोगों को
क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भले ही छोटी पीडीएफ है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे अगर पादपों में से देखें तो हम लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिल जाती है जंगलों से रिलेटेड, कि जंगल अधिकार कानून जो आप लोगों को देखने को मिला था 2007 में, और ये क्वेश्चन बनेगा कि जंगल अधिकार कानून कब बनाया गया, तो 2007 में। और इस अधिनियम के अनुसार क्या बताया गया था कि ऐसे वो लोग जो 25 सालों से जो है वो जंगलों में ही रह रहे हैं, वे जंगल में कुछ भी उगा सकते हैं। अगर वो उगाते हैं तो उनको हटा नहीं सकते। उगाने का मतलब ये नहीं कि कोई पेड़ उगा रहे हैं, वैसे नहीं। अगर वो खेती करना चाह रहे हैं, जो पिछले 25 सालों से जंगलों में ही रह रहे हैं और खेती करना चाहते हैं, तो सरकार उनको हटाएगी नहीं, बल्कि उनको उनको आज्ञा है एक तरीके से कि हाँ, आप इस जगह पे ये कार्य कर सकते हो। तो याद रखिएगा जंगल अधिकार कानून क्या है, कितने वर्षों से जंगल में रह रहे लोगों के लिए, तो 25 वर्षों से। और कब ये कानून लागू किया गया, तो ये किया गया 2007 में। अगला हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं झूम खेती से रिलेटेड, जो हम लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है। झूम खेती को आप लोग शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं, कृतन तथा दहन कृषि। इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका हम लोग रीजन भी देखेंगे। कृतन का मतलब होता है काटना और दहन का मतलब होता है जलाना। इसीलिए यहाँ पर देखिए, कोई भी अगर खेती की जाती है यहाँ पर, तो पहले उसको क्या कर काट लेते हैं और फिर उसको जला देते हैं। जलाने पर वो पूरी जमीन क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, इस प्रकार की खेती में फसल काटने के बाद में जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। यानी काट लिया, लिखा हुआ है ना, काटने के बाद में, तो काट लिया, जमीन को ऐसे ही रख लिया, अब उसमें खेती नहीं करते हैं, तो जंगल उग गया। अब जंगल जैसे ही उग जाता है, अब देखिए अगर जमीन खाली पड़ी है तो उसमें क्या होगा, खाली जमीन में तो जंगल ही उगेगा ना, तो उस जंगल को है जैसे जैसे रख लेते हैं। अब उसको उखाड़ते नहीं है बल्कि उसको जला देते हैं। अब वो जो जली हुई राख होती है वो खाद बनाने के काम आ जाती है। अब उसको खाद बना लिया, और वो स्थान जहाँ पर जो है वो खेती की जा रही थी, तो वहाँ की खेती जो की जा रही थी, अब उसको किसी और जगह पे उगाया गया ना, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं फिर जला रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कृतन और दहन कृषि। इंपॉर्टेंट है, झूम खेती में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। उसके बाद में इस टॉपिक से रिगार्डिंग एक और महत्वपूर्ण बात, के सब्जियां जो होती है उनके जन्म स्थान आप लोगों से पूछे जाते हैं, कि कौन सी सब्जी जो है वो, या कौन सी ऐसी फ्रूट है जो सर्वाधिक मात्रा में कहीं और मिलता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे कि कॉफी और भिंडी हो गई, तो वो अफ्रीका में देखने को मिलता है। दक्षिण अमेरिका में मूंगफली, मिर्च, आलू, टमाटर, अमरूद। दक्षिण अमेरिका में आलू सर्वाधिक देखने को मिलेगा। असम, भारत में चाय, हमको पता है चाय के बागान सर्वाधिक असम में ही होते हैं। सोयाबीन चीन में उगता है। यूरोप में गोभी और मटर उगते हैं। भारत में मूली, बेर, बैंगन, केला, मेथी, संतरा, आम, करेला, सेम, टिंडा, ये सब हमको भारत में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा परवल, पालक और मेथी, ये सारे के सारी चीजें जो होती है वो हम लोगों को भारत में देखने को मिलती है। ये जो पॉइंट्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टू द पॉइंट आप लोगों को ऐसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था तो मुझे भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जैसा अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद में हम कुछ विशेष पादपों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पादप हमारे पास में आता है घटपर्णी, जिसको फीचर प्लांट भी बोला जाता है। क्या होता है घटपर्णी पादप, तो देखिए इसका जो आकार होता है वो घड़े के आकार का होता है, और इसकी पत्ती जो होती है वो ढक्कन के काम करती है। यानी कि जो आकार होता है इस पादप का वो इस तरीके से होता है, और घड़ा हो गया अब ये, और यहाँ पर जो पत्ती लगी हुई होती है वो इसके ढक्कन का काम करती है। जैसे ही अब ये जो है ना, थोड़ी देर के बाद में इस तरीके से आ जाता है। मान लीजिए इस पादप को भोजन की आवश्यकता है, तो ये क्या करते हैं, जो विशेष खुशबू के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब ये प्लांट है, इसकी पत्ती है, ये प्लांट खुद है और ये इसकी पत्ती है। अब पत्ती, इसके ढक्कन खुला हुआ है, जैसे ही इसके ऊपर कीड़ा आके आकर्षित हुआ, तो इसने क्या किया, ये जो पत्ती यहाँ थी ना इसको यहाँ ले लिया, यानी कि इस तरीके से। अब ये पत्ती का इसके ऊपर क्या लग गया है, ढक्कन, तो कीड़े को इसने क्या कर दिया, ग्रहण। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि खुशबू के कारण घड़े के आकार का ये होता है, और पत्ती का ढक्कन होता है, पत्ती का ही ढक्कन होता है इसके अंदर। और घड़े में से विशेष खुशबू के कारण कीड़े आकर्षित होते हैं, यानी ये जो घड़ा होता है ना उसके अंदर एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, जिसके कारण कीड़े इसमें आकर्षित होते हैं। पौधे के ऊपर जैसे ही कीड़े पहुंचते हैं अंदर की ओर फंस जाते हैं। ये पौधे मेंढक, चूहे, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं ना उनको लेने का काम करते हैं, लेकिन अगर मेंढक और चूहे इसमें जाए तो ये उनको भी अपने जाल में फंसा देते हैं।
उसके बाद में बोला है कि ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय और मेघालय यानी भारत में सर्वाधिक होता है। इसको मांसाहारी और कीटभक्षी भी बोलते हैं। भई ये मांसाहारी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कीट-पतंगे खाते हैं, इसीलिए मांसाहारी हो गए, और ये सर्वाधिक कीटों को खाते हैं, इसलिए इसको कीटभक्षी भी बोला जाता है। उसके बाद में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि प्लांट है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस तो करेगा। लेकिन नाइट्रोजन की कमी की दूर करने के लिए ये कीड़ों को खाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास में इस तरीके की क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है कि ये नाइट्रोजन को जो है वो ज़मीन में से ग्रहण नहीं कर सकते, तो उसकी पूर्ति करने के लिए, ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये कीट भक्षियों को खाते हैं। जैसे कि फीचर प्लांट हो गया, फीचर प्लांट जो हम अभी हम लोगों ने घर पर नहीं देखा वो, फिर ड्रोसेरा कैपेंसिस हो गया, कोबरा लिली हो गया, बटर वॉर्ट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। ये एग्जाम्पल आप लोगों को 8th क्लास की और 7th क्लास के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। 3rd 4th 5th में बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलता है, लेकिन 6 7 8th की एनसीईआरटी की साइंस की बुक में आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एक और प्लांट जिसका नाम है खीजड़ी, जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। स्थान इसका रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र यानी कि जहाँ पर कम पानी होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और वो स्थान जहाँ पर कम पानी है वहाँ पर ये आसानी से उग सकता है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक खीजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। और इसके जो फल होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी होती है तो उसको खिचड़ी के जो फल होते हैं उसको खाने की सलाह दी जाती है। उसके बाद में एक और हम लोग इम्पोर्टेंट प्लांट देख लेते हैं, वो है हमारा यूकेलिप्टिस, जो ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है, और इसको पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी भी कहते हैं। इसको आतंकवादी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यूकेलिप्टिस जो होता है वो एक दिन के अंदर लगभग 40 से 42 लीटर जल का व्यय करता है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बहुत सर्वाधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता रहती है। एक दिन में 40 से 42 लीटर तक पानी जो होता है उसको चाहिए, उससे भी ज़्यादा पानी चाहिए, और इतना पानी तो ये व्यय कर लेता है। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पानी की आवश्यकता रहती है। बहुत ज़्यादा पानी ग्रहण भी करता है और बहुत ज़्यादा पानी का व्यय भी करता है, जिस कारण जो है वो ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है वो नुकसानदेह हो जाता है, इसीलिए इसको आतंकवादी भी कहते हैं। उसके बाद में आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, बरगद प्लांट। बरगद प्लांट ऑब्वियसली जिसका जीवन काल सर्वाधिक होता है, लगभग 200 साल तक। पुराने बरगद की लटकी हुई शाखाएं पेड़ की जड़ ही होती है। हम लोग देखते हैं ना कि जो पुराने बर्ग, मान लीजिए ये प्लांट है बरगद का, अब यहाँ पे जो पुरानी जड़ें होती है वो किस तरीके से दिखती है हम लोगों को, इस तरीके से लटकी हुई दिखती है ना। हम लोग देखते हैं कि बरगद के, बहुत पुराना बरगद का प्लांट होता है तो इस तरीके के अंदर हम लोगों को लटकनें दिखती है। तो वो जो लटकन होती है ना वो इसकी जड़ें ही होती है। ये जड़ें पेड़ को मजबूत बनाती है और इसको सहारा भी देती है, और ये पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे ही रहती है अन्य की तरह, यानी कि पेड़ की जो जड़ें होती है, मेन जो जड़ें होती है वो जमीन के नीचे ही होती है, जैसे बाकी में होती है, लेकिन इसकी जो शाखाएं होती है वो भी पेड़ की जड़ें ही होती है, और वो इसको जो है वो खड़ा रहने में हेल्प करती है, क्योंकि काफ़ी साल लग जाते हैं इसको, 200 साल तक का इसका जीवन काल होता है। तो ये छोटी-सी वीडियो थी, और इसमें मैंने आप लोगों को सब कंसाइज़ तरीके से और बिल्कुल छोटे तरीके से जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, क्योंकि 15 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स करना है, और 15 दिन के अंदर हम लोग जो भी एनसीईआरटी का निचोड़ है उसको ही देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।